तरह मांझी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या सोनम मला हो, इन सभी पर उनको भरोसा उतना नहीं हो रहा। कल तक मांझी कहीं ना कहीं एक समस्या बने हुए थे महागठबंधन में समन्वय को लेकर। आज एक नई पार्टी आ गई, हम के जगह अब आ गई है JAM, यानी हम के जगह जम आ गए हैं। और ये क्या करेंगे, ये भी वही करेंगे जो अब तक कहीं ना कहीं मांझी जी करना चाह रहे थे, तेजस्वी यादव के परेशानियों को बढ़ाना और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने लिए जगह बनाना। उन्हें बड़ा डर बन जाता है अगर JAM अपनी सीटें नहीं जीत पाएगी 12, तो उस परिस्थिति में जो तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण, चौथा महत्वपूर्ण बड़ा जो धड़ा होगा, जिसमें SP, BSP, CPI, रालोसपा और VIP आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को फिर राजद का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में क्या देख रहे हैं? अब मैं हूं तो पंचनामा ही होगा। और पंचनामा में क्या होगा? पंचनामा में वो होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत स्वतः से नहीं दिखाती है। चीर फाड़ करेंगे खबरों की और अंदर की खबर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली सच्चाई क्या है, खबर नहीं सच्चाई। और इस शो को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। इस वीडियो को भी बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा, क्योंकि मांझी जी के जाने के बाद, यानी कि जो 5 दिन बचा हुआ है और लग रहा है कि मांझी जी चले ही जाएंगे, क्योंकि मांझी जी ने ऐसे कहीं ना कहीं शर्त रख दी है कि अगर जगदानंद बाबू और तेजस्वी जी को अगर बात करनी है तो प्रखंड अध्यक्ष से बात करके समन्वय बनाएं और उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो संभव है नहीं, तो मांझी जी महागठबंधन से बाहर ही समझिए। लेकिन मांझी जी के जाने से क्या तेजस्वी यादव की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। तेजस्वी जी को जहाँ समझ में ला रहा है कि 5 भाइयों में डिवाइड न करके अब 4 भाइयों में सीट डिवाइड करेंगे या 3 ही में डिवाइड करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को भी बाहर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आज एक और भाई पैदा हो गया है, और बिहार पैदा क्या हुआ ये तो बहुत पहले से ही है, लेकिन इस भाई ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। लेकिन उससे पहले पंचनामा में जो कहानी सुनाने का मेरा रिवाज है वो तो हम पूरा करवे करेंगे, थोड़ा समय तो एक्स्ट्रा लेबे करेंगे आप लोग का। तो कहानी आज का ये है कि एक व्यक्ति थे, बाबा ने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था छेदी पासवान। अब ये कोई जीवित व्यक्ति से या मृत से इनको जोड़ मत लीजिएगा, काल्पनिक कैरेक्टर है। इनका नाम था छेदी पासवान। तो लोग उन्हें छेदी करके छेदिया करके बड़ा चिढ़ाते थे। परेशान हो गए बेचारे। जब ग्रेजुएशन किए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सर्टिफिकेट में नाम छेदी नहीं लिखवाऊंगा, अब मैं अपने नाम को बदल दूंगा। तो नाम बदलने गए तो एफिडेविट के साथ उनको किसी ने कहा कि क्यों ना धर्म ही बदल दीजिए, नए लोग मिलेंगे, नए लोग आपको पुराने नाम से नहीं पुकारेंगे, यानी अगर पुराने लोग मिलेंगे तो नया नाम रखिएगा तब भी आपको वही नाम से पुकारेंगे, तो धर्म ही बदल दीजिए। तो यार ठीक है, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल किया उन्होंने, गए बाकायदा सब कुछ टोपी पे पहन के एकदम अच्छे से सेंटिमेंट लगा के तो बाहर निकले और लोगों से मुलाकात की। नाम भी बदल गया उनका। तो जो नाम उनको दिया गया, उनसे पूछा गया, अपने पुराने मित्रों से गए बताया, तो लोगों ने कहा कि अब आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अब सुराग खान है। तो किसी मित्र ने कहा कि अरे सुराग का मतलब भी तो छेदी होता है, तो फिर तो आप तो छेदी ही रहे। परेशान हो गए, परेशान होकर वापस घर गए और कहा कि धर्म भी बदल लेने के बावजूद मेरा नाम वैसा ही रह गया जैसा मैं पहले था। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक बार और धर्म बदल के देखते हैं, चलिए क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं। गए, पोप से मिलकर उन्होंने नाम बदला, धर्म बदला और क्रिश्चियन बन गए। फिर दोस्तों से आकर मिले, दोस्तों ने पूछा कि अब आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा अब मेरा नाम हो गया है माइकल होल। किसी दोस्त ने बता दिया कि भाई होल का मतलब भी छेद ही होता है। और इसके बाद उनका आपा उन्होंने खो दिया और उन्होंने कहा कि अब जो होगा सो माना जाएगा, छेदी, होल या सुराग, जो बोलना है बोलिए, मैं अब इस नाम से चिढ़ूंगा नहीं। ऐसे कुछ ना कुछ बिहार में राजनीतिक समस्याएं भी हो रही हैं। भले ही व्यक्ति बदल जा रहे हैं, समस्याएं बदल जा रही हैं, लेकिन समस्याएं हैं।
इन समस्याओं को आप नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल तक मांझी कहीं ना कहीं एक समस्या बने हुए थे महागठबंधन में समन्वय को लेकर, आज एक नई पार्टी आ गई, हम के जगह अब आ गई है JAM, यानी हम के जगह जम आ गए हैं। और ये क्या करेंगे, ये भी वही करेंगे जो अब तक कहीं ना कहीं मांझी जी करना चाह रहे थे, तेजस्वी यादव के परेशानियों को बढ़ाना और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने लिए जगह बनाना। फिलहाल जो अंतिम मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था परसों जो मैंने वीडियो में, कि क्या समीकरण बना हुआ है महागठबंधन का, मैं तेजी से आपको बताता हूं कि सीटों का समीकरण अभी क्या दिमाग में चल रहा है नेताओं के। तो आरजेडी ने 151 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी बिल्कुल कर ली है। कांग्रेस को अभी से ऐतराज नहीं है और कांग्रेस को 51 सीटें दी जा रही हैं। कांग्रेस बहुत खुश है, कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीटें चाहिए थी और 51 सीटें मिल रही हैं। अभी तक कांग्रेस इसमें कोई ऐतराज नहीं जता रही है। वहीं BSP SP के साथ रालोसपा को इंक्लूड करके, CPI को इंक्लूड करके एक बड़ा वर्ग बनाया गया है और उसको दे दी गई हैं 30 सीटें। 30 सीटें देकर बोला गया है आप इन 30 सीटों पर चुनाव लड़िए। और VIP के लिए फिलहाल जो अंदरूनी सूत्र हमारे बता रहे हैं 10 सीटें छोड़ी गई हैं, 243 का यह आंकड़ा कंप्लीट हो जाता है। अगर VIP 1-2 सीटें बढ़ानी होंगी तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं SP BSP और CPI और रालोसपा के कोटे की टिकटें काटकर बढ़ा सकते हैं। ये समीकरण बिठाया सकता है कभी भी। लेकिन समस्या क्या है कि आज ही सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि महासचिव हैं JMM के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम महागठबंधन पूरे देश में चाहते हैं और जब झारखंड में हम राजद को अपने महागठबंधन का हिस्सा बनाते हैं और एक विधायक सत्यानंद भोक्ता जो विधायक वहां से जीते राजद के, उनको हमने मंत्री बना दिया, तो ये तो अब बराबरी करने की बारी आई ना। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और उन्हें कम से कम कितनी सीटें, 12 सीटें देनी पड़ेंगी JMM को। अब ये सीटें कौन सी हो सकती हैं? हमारे जो टेक्निकल सलाहकार हैं अतुल जी, वो बता रहे हैं कि जितने भी जो क्षेत्र हैं बिहार और झारखंड से जुड़े हुए, आप नवादा से बढ़ सकते हैं और जिधर भी आप जाइएगा रजौरी तक, उन सभी जगहों पर कम से कम 10-12 ऐसी सीटें हैं जो कि झारखंड के साथ लगातार टच में रहती हैं। यानी कि वहां अगर प्रत्याशी उतारे जाएं झारखंड के भी, तो वो वहां से जीत सकते हैं, ये JMM को लगता है। और ऐसी सीटों का एक पूरा लिस्ट मैं आगे आने वाले पंचनामा में आपको बताऊंगा कि जो कि बिल्कुल तैयारी वो कर रहे हैं। और ये कौन जानकारी किसने दी है? ये जानकारी सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि महासचिव है JMM के, इन्होंने दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि RJD के एकमात्र जो विधायक है सत्यानंद भोक्ता, इनको हमने मंत्री बनाया है। कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से जोड़ घटाव भी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर हम देखते हैं तो 151 सीटें उन्होंने अपने लिए रखी हैं। राजद के सभी नेता लगभग ये एक आंकड़ा अपने दिमाग में बिठा कर रखे हैं। फिलहाल आसानी से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव राजद की सीटें कम करते हैं तो उन्हें डर सीधे तौर पर यह लग रहा है कि अगर कहीं कांग्रेस झटक जाए या बाकी सभी दल झटक जाए तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकार बनाने का आंकड़ा है, कहीं वो जादुई आंकड़ा छूट ना जाए। इसीलिए वो जानते हैं कि पिछले चुनाव में कैसे उन्होंने सीटें दी थी कहीं ना कहीं रालोसपा को, VIP को और जीतन राम मांझी को, उन सीटों का रिटर्न नहीं आ पाया। हालांकि राजद भी 120 सीट नहीं जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है ये एक ऐसा चुनाव है जो तेजस्वी यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार 15 साल का अपना शासनकाल पूरा कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं राजद का भी 15 साल रहा था, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। और अगर हम आंकड़ों को पलट कर देखते हैं तो अगर इनकम्बेंसी की बात करते हैं, जनता में अच्छा खासा इनकम्बेंसी नीतीश जी के खिलाफ भी है। इसे तेजस्वी यादव अपने लिए भुनाना चाहेंगे, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि तेजस्वी यादव चाह कर भी अपने लिए जो सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है उतना सीट नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। हालांकि पोस्ट पोल अलायंस का पूरा फेज चल रहा है देश के कई राज्यों में। अब महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें या झारखंड की बात करें, पोस्ट पोल अलायंस से सरकार बनी है और यही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी डराने वाली बात हो जाती है, नीतीश के लिए भी डराने वाली बात हो जाती है और तेजस्वी के लिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डराना किसके लिए है? नीतीश और तेजस्वी के लिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट CM उम्मीदवार हैं, दोनों को CM दोबारा बनना है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई घटक दल अगर जादुई आंकड़ा बनाने के बजाय अगर छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है तो रातों रात समीकरण बदल सकते हैं और फिर बिहार में भी एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सरकार बनने का ड्रामा हम जैसे अमित शाह के माध्यम से देखते आए हैं मध्य प्रदेश में और अन्य जगहों पे देख सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं डर रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी कि ये मामला, ये माहौल, ये स्थिति आए ही ना।
और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर राजद चुनाव लड़े। हालांकि शुरुआती आंकड़ा तो 160-70 का था, राजद 160-70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और उसकी तैयारी है भी। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं जदयू ने झटका दिया है, नीतीश जी ने 5 MLCs को इधर उधर कर दिया है, रघुवंश बाबू भी पार्टी छोड़ने की स्थिति में आ गए थे और कई लोगों ने पार्टी को छोड़ने का भी बात कर दिया था। खबर तो ये भी आ रही है कि एक अच्छा खासा वर्ग है राजद के विधायकों का जो नीतीश के साथ भाग सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में राजद ने एक कॉमन जो मिनिमम हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए सीटें, उसे तय करके 150 तक उसे ला दिया है। अंतिम खबर यह आती है कि 140 सीटों तक राजद चुनाव लड़ सकती है वर्स्ट केस में, लेकिन उसे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो दलों को वो सीटें अपनी देगी वो भागेंगे नहीं जीतने के बाद, क्योंकि अगर भाग जाएंगे तो नीतीश कुमार की जिस तरह से राजनीति पिछले कुछ सालों में रही है वो सरकार फिर से बना लेंगे और यही परिस्थिति आने नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जीतन राम मांझी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या सोनम मला हो, इन सभी पर उनको भरोसा उतना नहीं हो रहा है। हालांकि अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो सोनम मला ने अपने आप को काफ़ी अलग कर लिया है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से, और ये उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा है। लेकिन समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि अब जेएमएम आ गया है और जेएमएम भी 12 सीटें मांग रहा है। जेएम की विनेबिलिटी बिहार में कितनी होगी तो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये पार्टी बिहार में अब तक अपना बहुत असर नहीं दिखा पाई है। लेकिन बिहार में आकर चुनाव लड़ने के लिए जेएम के पास क्या है? अगर हम जेएम को देखते हैं, एक अच्छा खासा काम किया है 8-9 महीने तक हेमंत सोरेन ने, और जिसकी वजह से उसकी पार्टी बिहार में ये कह सकती है कि हमने बगल में जब झारखंड हम मैनेज कर सकते हैं तो बिहार में भी हमारे लोग काम कर सकते हैं, और बिहार झारखंड अगर सामंजस्य में काम करे तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के ज़्यादातर जो रिसोर्सेस हैं वो झारखंड में चले गए हैं और उस वजह से बिहार की डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है आसपास के राज्यों में। इसके अलावा 12 सीट ऐसे चिन्हित किए हैं जेएमएम ने, ये बात सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है, जो कि जिसपे आदिवासियों की बहुलता है, जिसपे झारखंड के बॉर्डर्स की नज़दीकियां हैं, और इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं वाकई अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव गो हेड देते हैं तो ये पार्टी यहाँ पर कुछ असर दिखा सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमने कमेटियां बना ली हैं इन सभी जगहों पर और हमारी कमेटियां काम कर रही हैं और चुनाव लड़ने के लिए बूथ स्तर तक हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो भैया परिस्थिति अब क्या होती है? अब कहीं ना कहीं ये जो सीटों का समीकरण है ये टूटेगा और फिर से एक नया समीकरण बनाना पड़ेगा। जेएमएम को अपने साथ तेजस्वी यादव को लेना ही पड़ेगा। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव को जेएमएम को अपने साथ लेना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर तेजस्वी के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए इस डिसीजन को, तो तेजस्वी चाहते ही नहीं है किसी और पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सीटें शेयर करना। ये बातें उन्हें फीडबैक के माध्यम से भी मिल रही हैं। जो कार्यकर्ता है वो भी ये बात कह रहे हैं कि एकला चलो ये वक्त की मांग है। हाँ, कांग्रेस के जरूर साथ ले चलो, लेकिन वो एकला चलो की तरह ही होगा, क्योंकि कांग्रेस और राजद का एक ऐसा संबंध है बिहार में जो कि इतने अप्स एंड डाउन देख चुका है कि अब वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन डर कहाँ है? 150 और 50 सीटों का जब डिवीजन हो रहा है तो मात्र 40 सीटें बच रही हैं, और अगर कांग्रेस अपने कोटे की सीटें कम करवाएगी, अगर राजद अपने सीटें कम करवाएगी, तो उस स्थिति में बड़ा डर बन जाता है। अगर जेएमएम अपनी सीटें नहीं जीत पाएगी 12, तो उस परिस्थिति में जो तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण, चौथा महत्वपूर्ण बड़ा जो धड़ा होगा, जिसमें एसपी, बीएसपी, सीपीआई, रालोसपा और वीआईपी आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को फिर राजद का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी, और ऐसे में नीतीश कुमार या भाजपा जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे। तो यहीं आके कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी रुक जाती है। तेजस्वी यादव की समस्याएं अनगिनत होंगी, लेकिन एक समस्या उस अनगिनत में +1 हो गया है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सारी राजनीतिक जो उनकी बुद्धि है, सारी राजनीतिक समझ है, उसका परिचय ये चुनाव 2020 का जरूर लेगा। खबरें आपको कैसी लगी, पंचनामा आपको कैसा लगा, जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये राय दे सकते हैं तेजस्वी यादव जी को भी कि क्या उन्हें जेएमएम को साथ लेकर चलना चाहिए, क्या जेएमएम का बिहार में वोट बैंक होगा, क्या जेएमएम वो महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है जो कि क्योंकि देखिए, अगर हम और जम को यानी जेएमएम को देखते हैं तो दोनों पार्टियां मूल निवासियों की पार्टी है। एक कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज जो है, मुसहर समाज है, उस समाज को साथ में लेकर चलने की बात करती है, और कहीं ना कहीं झारखंड में इसी पार्टी की इसी राजनीति ने उसे सत्ता में लाया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार माफ कीजिएगा मांझी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जेएमएम बिहार में आ सकती है, तेजस्वी को मजबूत कर सकती है? इस सवाल के साथ आपको छोड़ देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ऐसी ही खबरें लगातार आपको देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।